प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान और आज मैं 10th क्लास का फर्स्ट लेसन लेके आया हूँ। टाइटल है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना सिटी के जो इटली में है, टू जेंटलमैन टाइटल द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय ए.जे. क्रोनिन। ए.जे. क्रोनिन इसके राइटर हैं। और ये वेरोना सिटी आप देख रहे हैं कितना चमकदार ब्यूटीफुल सिटी दिखाई दे रहा है। इटली है ये, इटली में। और ये इटली का मैप आप देख रहे हैं, रेड में ये उसको ज़्यादा किया हुआ है। वेरोना सिटी है, वेनिस ये है यहाँ पे। तो ये शहर हैं वहाँ के, इटली के। ऑथर ए.जे. क्रोनिन ये 1896 से 1974 तक इनका लाइफ स्पैन रहा और इनका जन्म 1896 और 1974 को इनकी डेथ हुई थी। समथिंग अबाउट द ऑथर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोई पोएम पढ़ते हैं, कोई नावल पढ़ते हैं, कोई ड्रामा पढ़ते हैं, कोई भी लिटरेचर का पीस पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये सलाह आपको देता हूँ कि उस ऑथर के बारे में ज़रूर पढ़िए, उस लेखक के बारे में ज़रूर पढ़िए जिन्होंने वो चीज़ लिखी है आप सबके लिए। और वो जब जो भी पोएम है या ड्रामा है या नावल है या शॉर्ट स्टोरी है, वो एक जीवन से निकल के आती है, उस एक लाइफ की उसमें छाप होती है ऑथर की कहीं ना कहीं। और उसके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, और किस तरीके से क्या स्टाइल है, ये सारी बातें जानना लाजमी होता है। और थोड़ी सहानुभूति हो जाती है लेखक से परिचय होके, ऐसा लगता है जैसे हम जानते हैं उन्हें, तो जानना लाजमी होता है। इसलिए मैं ये परिचय आपको लेखक के बारे में भी दे रहा हूँ। ए.जे. क्रोनिन ये लाइफ स्पैन था इनका, वॉज ए डॉक्टर बाई ट्रेनिंग जो हुई थी इनकी डॉक्टर के रूप में हुई थी। He practiced medicine in Wales and in London. Wales इंग्लैंड में ही है, लंदन इंग्लैंड, ये यूके यूनाइटेड किंगडम्स सारे को कहते हैं। इसमें स्टेट्स हैं जिन्हें कंट्री का एक किस्म से पूरा दर्जा तो नहीं है, तो कुल मिला के यूनाइटेड किंगडम्स बनती हैं। It was while recovering from a breakdown in health that he wrote his first novel, Hatter's Castle। जब वो अपनी इल हेल्थ की वजह से, कोई बीमारी थी उसकी वजह से पीड़ित थे और रिकवर कर रहे थे, ठीक हो रहे थे, तब उन्होंने ये नावल, पहला नावल उन्होंने लिखा, हैटर्स कासल। और उसके पश्चात इट वाज ए ह्यूज सक्सेस, और बहुत बड़ी सफलता मिली इस चीज़ में उन्हें। Cronin gave up practicing medicine and took to writing as a career। और इसके बाद क्रोनिन ने मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और लेखन को उन्होंने करियर के रूप में मान लिया, एक पेशे के रूप में मान लिया। He wrote a number of novels and short stories। बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नावल्स लिखे उन्होंने। Among his best known novels are The Citadel, The Key of the Kingdom, The Spanish गार्डनर। ये उनके मशहूर बेस्ट नोन नावल्स में से है। Among his best known novels are The Citadel, The Key of the Kingdom और The Spanish Gardener। ये बता दिया हमने। Some of his novels have been made into successful films। कुछ नावल तो उनके फिल्म्स में भी बनी है उन पे। The title of the story is that of one of the early plays of Shakespeare। शेक्सपियर ने शुरू में जो प्लेज लिखे थे उनमें से ये एक टाइटल, यही सेम टाइटल यूज़ किया गया था और वहीं से ये टाइटल लिया गया है। The story recounts the hard life chosen by two young boys। स्टोरी दो बॉयज़ के बारे में है जिन्होंने उनकी मजबूरी बन गई, हार्ड लाइफ उन्होंने या उनकी जीवन अपना जिया जिसमें कि हार्ड लाइफ थी। कई साल उन्होंने ये काम किया और chosen by two young boys so that they could pay for the treatment of their sister। अपनी बहन के प्यार के प्रति सेक्रीफाइस किया उन्होंने, अपने
जो खेलना, और बचपन से ही वो इस काम में लगे। कम उम्र थी उनकी, 11-12 साल क्या उम्र होती है, और अपने बहन के प्रति, सिबलिंग के प्रति जो डिवोशन होता है, वो मैसेज ये स्टोरी देती है। मानवता का मैसेज है कि अपने भाई बहनों के प्रति कितना प्यार हो सकता है। आजकल की दुनिया में मटीरियलिज्म में लोग अपनी अपनी पड़ी है, अपनी बहन को छोड़ देते हैं। भाई, एक भाई है, 2-3 बहनें हैं, उनकी शादियां भी होनी हैं, और भाई की नौकरी क्या लगी, और वो माँ बाप को भी छोड़ देगा, बहनों को भी छोड़ देगा, अपनी पत्नी को लेकर दूर कहीं रह रहा होगा। उसे ज़रा सी भी ये बात नहीं आती कि उसकी बहनें हैं जिन्होंने इतना प्यार किया, माँ बाप हैं जिन्होंने उसको इस काबिल बनाया कि वो नौकरी करे, और वो अपने उसमें लग जाता है और स्वार्थ में खो जाता है कि बहनों का के लिए खर्चा ना करना पड़े। तो यहाँ अपोजिट है टोटल। भाई 2 हैं, बहन 1 है, और बहन के प्रति इतना प्यार है कि वो उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूबरकुलोसिस है, बीमारी, टीबी की बीमारी है स्पाइनल कॉर्ड में, और वो हो जाती है, उसे बताएंगे आगे। और उसके दवाइयों के बिल को पे करने के लिए ये मेहनत करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं बेचारे, और गरीबी में रह रहे हैं, हर चीज़ की कमी हो गई है। तो वो डिवोशन होता है। आजकल के युग में देख लो आप क्या हो रहा है। द स्टोरी डिस्प्लेज टू बॉयज सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू देयर सिस्टर। कहानी यही सिंसियरिटी दिखाती है, यही प्यार दिखाती है, डिवोशन दिखाती है कि बहन के प्रति या बहन का भाइयों के प्रति, अपोजिट भी हो सकता है, परंतु यहाँ 2 भाई अपनी बहन के प्रति कितना प्यार करते हैं और कितना सेक्रीफाइस करते हैं। स्टोरी का और अधिक जान लेते हैं पार्ट, वो तो थोड़ा था। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 brothers who were made orphans in the days of war by the Germans. जर्मन्स ने अटैक किया था इनके कंट्री पे, क्षेत्र पे, जिस जगह पे ये रह रहे थे, एरिया में, तो वहाँ पे ऑर्फन हो गए थे, अनाथ हो गए थे। Their father, who was a famous singer, was killed in the early days of the war. वॉर के जो शुरू के दिन, शुरुआती दिन थे युद्ध के, तो उसमें इसके इनके फादर की डेथ हो गई थी। बहुत फेमस सिंगर थे वो। और देयर हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय ए बॉम्ब, और इनके घर पे बॉम्ब गिरा था और ये सड़क पे आ गए थे बेचारे। दे हैड ए सिस्टर ऑफ 20 years एंड शी सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन। 20 साल की बहन थी इनकी, और वो ट्यूबरकुलोसिस स्पाइनल कॉर्ड का हो गया था उसे। As she was in a hospital, the teenage boys had to work very hard to save money to clear the bills of the hospital. और हॉस्पिटल के बिल चुकता करने के लिए, पे करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, एडमिटेड थी, तो इन टीनेज में थे बेचारे, इनको पैसा सेव करना पड़ता था बिल चुकता करने के लिए प्रत्येक महीने। So the main theme of the story is devotion and sympathy for sibling के लिए, अपने सगे भाई बहन के लिए डिवोशन होता है, जो प्यार होता है, उस ये मेन थीम स्टोरी में चलता है। और बहुत बड़ा थीम है, छोटा थीम नहीं है। The secondary theme also runs in the story and that proves that the appearances are not always true. एक छोटा सा थीम और भी चलता है इसमें कि जो बाहर से दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सच हो, राइट। अपीयरेंसेस आर, कई बार कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये कहावत चलती है कि चेहरा बता देता है कि आदमी के दिल में क्या, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। परंतु आज के कॉम्प्लेक्स युग में, पहले ज़माने में होता होगा जब लोग सिंपल करैक्टर थे और कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इंट्रिगेट करैक्टर्स नहीं थे, छुपा नहीं सकते थे, हिपोक्रिट्स नहीं थे, तब होता था। अब तो छुपा लेते हैं, मुस्कान में पता नहीं कितनी वो चीज़ें छुपी होती हैं। तो फेस इज़ नॉट ऑलवेज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हमेशा इंडेक्स ऑफ माइंड नहीं होता, ये मान के चलो आप। तो वो ही कहानी में होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में चलता है ये थीम, ये थ्रेड भी इसमें प्लॉट में चलता है कहानी की। दे मे बी डिसेप्टिव, चेहरे धोखा दे सकते हैं,
चेहरे पे मत जाना। You cannot judge a person by the facial expression of the dress or the dress he or she is wearing. आप चेहरे के एक्सप्रेशंस पे अगर कोई बहुत ही प्यार दिखा रहा है आपके प्रति, और हो सकता है सच भी हो, हर चीज़ को तो हम डाउटफुली नहीं ले सकते ना, नहीं तो संशयवादी कहलाएंगे, स्केप्टिक हो जाएंगे हम तो। पर फिर भी सेफ्टी सेव्स, सुरक्षा में ही सुरक्षा है। तो बच के अजनबियों से तो बचना ही पड़ेगा। अगर कोई अजनबी आपके प्रति बहुत ही सिंपथी दिखा रहा है तो उसे चौकस रह के उसकी सिंपथी लीजिए, कोई बात नहीं, बट बी कॉशियस। तो फेशियल ड्रेस से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर कोई मैली कुचाली या ऐसी ड्रेस पहन रहा है तो आप उसके करैक्टर, उसके थॉट्स को नहीं जज कर सकते। हो सकता है गरीबी में हो वो आदमी और उसके विचार बहुत ही मानवतापूर्ण हो, बहुत ही उच्च विचारों का व्यक्ति हो, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ड्रेस उसकी गरीबी में है बेचारा इसलिए वो ख़राब होगा, इवल माइंडेड होगा, ये नहीं है। ज़रूर अंदर की पर्सनैलिटी तो अंदर की ही होती है, ग्रेट, वही असली पर्सनैलिटी होती है। ड्रेस से कोई दिखावा भी हो सकता है। The narrator's driver had not very good opinion about these two boys when they had stopped their car on their way to Verona. जब ये ड्राइव करके एल्प्स माउंटेन की फुट हिल्स में से जा रहे थे, सड़क से होते हुए वरोना की तरफ, तो रास्ते में दो लड़के इनको स्ट्रॉबेरी टोकरी में लिए हुए थे। वो रुके, ड्राइवर ने रोक ली कि चलो लेते हैं इनसे, नरेटर ने कहा होगा। तो ड्राइवर नरेटर को कहता है नहीं इनसे मत लो, क्योंकि वो कपड़े उनके शैबी थे, गंदी हालत में थे और गर्द वगैरह लग रही होगी, बेचारे गरीबी से पीड़ित थे। तो यहाँ वो बात बनती है कि फेस इज नॉट ऑलवेज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और ड्रेस से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये ओपिनियन उनके बारे में थी। ये एल्प्स माउंटेन है और ये फुट हिल्स हैं बिल्कुल, और यहाँ से वो सड़क जैसे आप देख सकते हैं जाती है। अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट की। टेक्स्ट तो हूबहू नहीं ली हमने, उसको सरल करके थोड़ा सा चेंज करके हमने लिखा है, और जहाँ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ी हमने यूज़ भी किया ताकि वो ब्यूटी बनी रहे टेक्स्ट की। तो क्वेश्चन आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें से उठा सकते हो मटेरियल जो क्वेश्चन में, क्योंकि सरल उस टेक्स्ट को ही हमने सिंप्लीफाई किया। The narrator along with his driver were passing through the foothills of the Alps. Alps के foothills से गुजर रहे थे, narrator ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। And after some time they were stopped by two boys who were selling strawberries on the outskirts of Verona. Outskirts क्या होते हैं? बाहरी